ईशा और आरव ने दिया काव्या को बड़ा सरप्राइज। काव्या की सूनी मांग में आरव ने फिर से सिंदूर भरा। कहानी की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है, जहां ईशा पूरी गंभीरता के साथ दादा भाई को पकड़ने की नई रणनीति तैयार कर रही होती है। वह हर छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान दे रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार एक भी गलती पूरे मिशन को खराब कर सकती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का माहौल बदल जाता है। वहां एक दबंग और सख्त स्वभाव वाले आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है। जैसे ही वह अंदर आते हैं, पूरे पुलिस स्टेशन में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी तुरंत उन्हें सलाम करते हैं। उनके चेहरे का आत्मविश्वास ही बता देता है कि वह बड़े-बड़े मामलों को सुलझाने का अनुभव रखते हैं। कमिश्नर साहब ईशा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज से दादा भाई का केस आईपीएस कुलदीप शर्मा संभालेंगे। अब से दादा भाई के खिलाफ मिलने वाला हर सबूत, हर सुराग और हर क्लू सबसे पहले कुलदीप शर्मा को रिपोर्ट किया जाएगा। यह सुनकर ईशा भी पूरी गंभीरता के साथ इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। हालांकि आईपीएस कुलदीप का स्वभाव थोड़ा अलग है। वह भी साहिल की तरह औरतों की इज्जत कुछ कम ही करता है, लेकिन एक बात उसे साहिल से बिल्कुल अलग बनाती है। वह साहिल की तरह बेवकूफ नहीं है। वह बहुत तेज दिमाग वाला, अनुभवी और हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से समझने वाला अधिकारी है। वह किसी भी मामले में जल्दबाजी से फैसला नहीं करता, बल्कि पहले हर पहलू को अच्छी तरह परखता है। कुलदीप बिना समय गंवाए ईशा की टेबल पर रखी दादा भाई की फाइल उठाता है और पूरे केस को ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है। फाइल खत्म करने के बाद वह कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है। फिर वह कमिश्नर और ईशा की तरफ देखकर कहता है कि किसी भी केस को सुलझाने से पहले उसे पूरी तरह समझना जरूरी होता है। लेकिन यह फाइल तो अधूरी है। इसमें दादा भाई के बारे में सिर्फ पिछले 1 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। उससे पहले वह कहाँ था, क्या कर रहा था, उसकी असली पहचान क्या थी, और उसकी पुरानी सारी फाइलें आखिर कहाँ गायब हो गईं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक यह केस पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तब ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उनकी टीम उस पुरानी फाइल तक पहुंच चुकी है। श्रेया काफी समय से दादा भाई की पिछली जिंदगी की जांच कर रही है और उसने दादा भाई की पिछली जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाकर एक पूरी फाइल तैयार कर ली होती है। वह फाइल सीधे कमिश्नर, ईशा और आईपीएस कुलदीप के सामने रख देती है। सबसे पहले कुलदीप उस फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पूरी फाइल पढ़ने के बाद वह गहरी सोच में डूब जाता है और कहता है कि यही तो वही केस है जिसके बारे में उसका दोस्त पिछले 1 साल से उसे लगातार बता रहा था। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि कुलदीप का वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि आरव है। इसके बाद कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जब गुंडे अरविंद जी और आरव को उठाकर अपने साथ ले गए थे। तब उन्होंने दोनों पर बेहद बेरहमी से टॉर्चर किया था। उनके साथ हर तरह की यातनाएं दी गई थी। उसी दौरान अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। टॉर्चर के दौरान आरव के एक दोस्त की नज़र उन गुंडों पर पड़ जाती है। उस लड़के की शक्ल थोड़ी बहुत आरव से मिलती थी। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर वह बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने का फैसला करता है। वह किसी तरह आरव को गुंडों के चंगुल से छुड़ाता है और उसे एक कचरे की गाड़ी में डाल देता है, ताकि वह वहां से सुरक्षित निकल सके। इसके बाद वह खुद आरव की जगह ले लेता है। पहचान छिपाने के लिए वह अपने चेहरे पर मिट्टी और धूल लगा लेता है, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। यही वजह थी कि बाद में जो लाश आरव की समझकर घर भेजी गई थी,
वह असल में आरव के उसी दोस्त की थी। उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसी दोस्ती सच में सलाम करने लायक होती है। जिसने अपने दोस्त के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, उसे 100 तोपों का सलाम बनता है। उधर उसी कचरे की गाड़ी से आईपीएस कुलदीप को आरव मिलता है। वह तुरंत उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी जान बचाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव अपनी सारी याददाश्त खो चुका था। उसे अपना नाम, अपना परिवार और अपना बीता हुआ जीवन कुछ भी याद नहीं था। पूरे 1 साल तक आईपीएस कुलदीप ने आरव को अपने पास रखा, उसकी देखभाल की, उसका इलाज करवाया और उसे संभाल कर रखा। वह लगातार कोशिश करता रहा कि किसी तरह आरव की याददाश्त वापस आ जाए और उसकी असली पहचान सामने आ सके। जब ईशा को यह पूरा सच